हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बेट एकेडमी पर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के बारे में। इससे वीडियोस में हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी सभी वीडियोस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको वर्ड बताता हूँ एक, जिसका नाम होता है मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स जो वर्ड लिया गया है, ये मैट्रिसेस का सिंगुलर फॉर्म होता है, या आप बोल सकते हो कि मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म होता है मैट्रिक्स का। तो हमें मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। तो मैट्रिक्स की अगर मैं आपको एक लाइन में डेफिनेशन बताऊं तो क्या होने वाली है, क्योंकि सबसे अच्छा अगर आप समझना चाहते हो किसी भी चैप्टर को तो सबसे पहले उसके नाम को समझिए, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होता है? सिर्फ एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है, ठीक है। ऑर्डर, रेक्टेंगुलर, एरे, ये 3 वर्ड हैं, इन्हीं को हमें समझना है। ऑर्डर का मतलब होता है किसी एक अरेंजमेंट में ऑर्डर किया गया है। रेक्टेंगल आपको पता ही है एक शेप होती है, एरे का मतलब उसका अरेंजमेंट। किसी भी ऑर्डर तरीके से रेक्टेंगुलर की शेप में, रेक्टेंगल की शेप में अरेंजमेंट किया गया हो उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब मैट्रिक्स की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि वाई, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। तो आप अगर आप देखते हो ये इक्वेशंस आपने कुछ इस तरीके से सोल्व की हैं, कुछ इक्वेशंस आपने पहले सोल्व की हैं, कुछ इस तरीके से रैंडम इक्वेशंस ले रहा हूँ। आपने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया है सोल्व करने के लिए इन इक्वेशंस को। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है सिर्फ x और y है, ठीक है। मतलब 2 वेरिएबल्स की इक्वेशंस हैं। हो सकता है आपके पास 3 वेरिएबल हो जाएं, ठीक है, जैसे 3x 4y + 5w = this, ठीक है। इस तरीके से आपके पास 3 इक्वेशंस आपको दी गई हैं। किसी भी इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशंस चाहिए होती हैं। 3x 4y 5w इस तरीके से आपको इक्वेशन दी गई है। 2w 5x 3y कुछ इस तरीके से आपको इक्वेशन दी गई है। 4x 5y 7w = आपको ये इक्वेशन दी गई है। ये 3 इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आप इनको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करते हो और आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 3 वेरिएबल्स हैं। हो सकता है आपके पास 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, 5 वेरिएबल्स, कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो उनको सोल्व करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। वहाँ पर आप मैट्रिक्स का यूज़ करते हो। और क्रिप्टोग्राफी होती है कोडिंग के लिए। कोडिंग के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो ये तो हुई यूज़ के बारे में बात, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अब मैं आपको बताता हूँ मैट्रिक्स के बारे में। आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज़ करते हो। उसका सिंबल होता है कैपिटल लेटर। यहाँ पर मैंने ए लिया है कैपिटल लेटर। आप रेक्टेंगल वाली स्क्वायर शेप में इसको ऐसे रखते हो, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में आप सभी एलिमेंट्स को प्लेस करते हो किसी भी मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में ये हम 2 तरीके से वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तरीका क्या होता है? आप हॉरिजॉन्टली लाइंस में आप उसको पुट करते हो हॉरिजॉन्टल वे में, और हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं रोज़। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? रोज़। और वर्टिकल जो होते हैं लाइंस उनको हम बोलते हैं कॉलम्स। तो आप किसी भी एलिमेंट को आप प्लेस करते हो उनके रो और कॉलम की पोजीशन के बेस। किसी भी आप एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हो उनकी रोज़ और कॉलम के बेस पे। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स होने वाले हैं वो रोज़ और कॉलम के बेस पर होते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके पास ये अगेन ए एक मैट्रिक्स है और आपके पास ये मैट्रिक्स है। एलिमेंट में यहाँ पर बताने वाला हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ए एलिमेंट आप लिख रहे हो, ठीक है। ए एलिमेंट कुछ इस तरीके से आपने बताए हैं, ये इसके अंदर एलिमेंट है। इन एलिमेंट्स को हम बताते कैसे हैं? इनकी रो और कॉलम के बेसिस पे। तो आप देख सकते हो ये आपकी फर्स्ट रो होने वाली है। फर्स्ट रो हमेशा हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम्स होते हैं वर्टिकल्स। तो मैंने इसको बोल दिया है R1 और यहाँ पर बोल दिया इसको R2 और ये R3, ठीक है। यहाँ पर ये कॉलम फर्स्ट कॉलम है C1, C2, C3। तो यहाँ पर हम इन एलिमेंट्स की पोजीशन कैसे बताते हैं? ये जो एलिमेंट है, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट कौन सी रो में है? फर्स्ट रो में है। और कौन से कॉलम में है?
फर्स्ट कॉलम में, तो इसलिए इस एलिमेंट की पोजीशन पता चल गई A11। ठीक है, अब ये एलिमेंट आप देखिए फर्स्ट रो में है लेकिन सेकंड कॉलम में है, तो आप इसको बोल सकते हो A12। ऐसे ही आप थर्ड एलिमेंट के लिए, इसके लिए फर्स्ट रो में है लेकिन थर्ड कॉलम में है, तो A13। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एलिमेंट है ये सेकंड रो में है लेकिन फर्स्ट कॉलम में है, और सेकंड रो में है ये सेम एलिमेंट लेकिन सेकंड कॉलम में है, और सेकंड रो में है लेकिन थर्ड आपके पास कॉलम में है। ऐसे ही ये थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम में, थर्ड रो में सेकंड कॉलम, और थर्ड रो में थर्ड कॉलम में है। इस तरीके से सभी एलिमेंट्स की पोजीशन डिफाइन हो गई है। तो आप किसी भी एक मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो उसको A-I-J। अब ये I और J क्या है? I आपकी बताती है कि कौन सी रो में है आपका एलिमेंट, और J आपको बताता है कॉलम। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स बताए हैं। यहाँ पर ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये बता रही है इसकी रो, और सेकंड वैल्यू बताती है यहाँ पर कॉलम बताती है। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी रोज और कितनी कॉलम है वो इसका बताता है ऑर्डर। ऑर्डर कैसे? यहाँ पर देखिए कितनी रोज हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रोज लिखते हैं और इनटू लिखते हैं कॉलम्स। कितनी कॉलम्स हैं? 1 इंटू 3, 1 2 3। तो यहाँ पर ये बता रहा है रो और ये बता रहा है कॉलम। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट या आप इसको बोल सकते हो लिखते हैं, और यहाँ पर फर्स्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट की ये पोजीशन बताती है रो, और सेकंड बताता है कॉलम। इस तरीके से सभी एलिमेंट्स की पोजीशन पता चलती है हमें। ठीक है, अब हमें अगर निकालना है ऑर्डर मैट्रिक्स का। ठीक है, ऑर्डर जो मैट्रिक्स का होता है, जो मैंने आपको बताया है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? यहाँ पर देख लीजिए, ये जो मैंने बताया था 3 इंटू 3, इसको आप लिख सकते हो 3 की जगह पर, यहाँ पर आप रो की जगह पर लिख सकते हो m इंटू n। m का मतलब अगेन यहाँ पर रो के लिए है, और इस n का मतलब है कॉलम के लिए। तो m बता रहे हैं रोज कितनी है इस मैट्रिक्स के अंदर, और कॉलम बता रहे हैं n। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑर्डर लिख सकते हो। ऑर्डर हम बताते हैं m इंटू n से। अब हमें बताना है कि एलिमेंट्स कितने हैं। एलिमेंट्स कितने हैं किसी भी एक मैट्रिक्स के अंदर, वो भी ऑर्डर से पता चलता है। कैसे? अब आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो, तो एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप देखो 9 एलिमेंट्स टोटल हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। ये कैसे पता चला? जो ऑर्डर होता है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 3 आपने मल्टीप्लाई किया है तो 9 आपके पास आया है। तो आपको क्या करना होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट पता चलते हैं mn से, मतलब जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो ये ऑर्डर हो गया है m क्रॉस n, और m इंटू n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। अब मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स दी गई है, इस यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स इस तरीके से लिखा है उस मैट्रिक्स में। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 3 रोज हैं। इस 3 का मतलब है इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं। ठीक है, और 4 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एलिमेंट हो सकते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ इस तरीके से एलिमेंट हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं, सेकंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट, 3 रो कंप्लीट हो गई हैं। और कॉलम्स के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। इस तरीके से हम बता सकते हैं। अगर हमें चेक करना है कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, तो 3 इंटू 4 कर दीजिए, आपके पास टोटल एलिमेंट्स 12 आ जाएंगे। आप काउंट करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए और ऑर्डर को आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब यहाँ पर सिंपल जो तरीका हो जाएगा, मेन तरीका आप क्या हो जाएगा किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, आप लिखते हो कैपिटल लेटर से उसके बारे में उसका नाम, और स्मॉल लेटर से आप लिखते हो उसके आपके एलिमेंट। ठीक है, आई बताता है रो के बारे में, रो की पोजीशन के बारे में, और जे बताता है कॉलम के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर जो बाहर होता है m इंटू n, ये बताता है आपको, ये बताता है ऑर्डर के बारे में। ये m इंटू n बताता है, m क्रॉस n बताता है ऑर्डर के बारे में। ठीक है, अब ये हो गया है रिप्रेजेंटेशन किसी भी मैट्रिक्स के लिए। अब ये मैट्रिक्स के लिए रिप्रेजेंटेशन हो गया है। अब आप एज्यूम कीजिए, आपको मैं कहता हूँ कि आपको मैंने दिए हैं 12 एलिमेंट्स दिए हैं, तो आप किस तरीके से कितने फॉर्म में आप इसको मैट्रिक्स में बना सकते हो, मतलब कितने आप रो बना सकते हो और कितने आप कॉलम बना सकते हो, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इजी तरीके से। मैं आपको इसको शॉर्टकट भी बताने वाला हूं जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो नंबर आपके पास 12 एलिमेंट्स हैं। 12 के अगर आप फैक्टर्स करते हो तो फर्स्ट फैक्टर क्या होने वाला है? 1 इंटू 2, मतलब आपके पास एक रो हो सकती है और 12 कॉलम हो सकते हैं।
तभी भी आपके एलिमेंट 12 ही आने वाले हैं। कैसे? आप m की मल्टीप्लाई n में कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएंगे ना। मैक्सिमम कितने होने वाले हैं? 12 ही तो होने वाले हैं ना। तो आपको पता चल गया है कि 12 आ रहा है, तो इसका मतलब सही है। अब यहाँ पर 2 के लिए देखते हैं, 2 इंटू 6 भी होने वाला है आपके पास, 3 इंटू 4 भी होने वाला है, मतलब 2 इंटू 6 का मतलब है 2 रोज हैं आपके पास और 6 कॉलम्स हैं। 3 इंटू 4 का मतलब है 3 रोज है 4 कॉलम्स है। अब ऑपोजिट भी हो सकता है, मतलब 4 रो भी हो सकती हैं, 3 कॉलम भी हो सकते हैं, और यहाँ पर 6 रोज भी हो सकती हैं, 2 कॉलम भी हो सकते हैं, और 12 रो भी हो सकती हैं और 7 कॉलम भी हो सकते हैं। तो आप अगर आपके पास 12 एलिमेंट हैं तो आप 1 2 3 4 5 6 तरीके से मैट्रिक्स बना सकते हो। या तो उसमें एक रो 12 कॉलम है, या 2 रो और 6 कॉलम हो सकते हैं, 3 रो और 4 कॉलम हो सकते हैं, 4 रो और 3 कॉलम हो सकते हैं, और 6 रो 2 कॉलम हो सकते हैं, और 12 रो 1 कॉलम हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपके पास आपको देता हूं इसके लिए शॉर्टकट कैसे पता चल जाएगा? तो ये जो नंबर आपको दिया होता है 12, इसको आप प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, प्राइम फैक्टर की पावर में लिख दो। प्राइम नंबर्स जो होते हैं 2 3 5 7 11 13, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका अपने आप फैक्टर होता है, अपना नंबर खुद से फैक्टर होता है, और 1 उनका फैक्टर होता है। तो आप अगर उनकी पावर में लिखते हो, ये शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट है सिर्फ अगर आपको आंसर बताना है कि कितने मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, तो आप एकदम से बता सकते हो। 12 को आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 3। देखो यहाँ पर ये जो 2 दिया गया है ये प्राइम नंबर है, और 3 भी प्राइम नंबर है। 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है। अब आपको करना क्या है? लिखने के बाद जो नंबर दिए गए हैं उसमें आपको 1 ऐड करना है। 2 + 1 इंटू ये जो नंबर दिया गया है 1, इसमें भी 1 प्लस ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू 2 = 6 आता है। अभी आपको लग रहा है लेंथी मेथड, लेकिन जब आप इससे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास 24 एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं। आपके पास कितने हैं? 24 एलिमेंट्स, और आपसे पूछा जाता है कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सिर्फ ये पूछा है कितने हो सकते हैं, ये नहीं पूछा है कि कौन कौन से हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा है कौन कौन से हो सकते हैं तो आप 1 इंटू 24 उससे फैक्टर्स लिखोगे। लेकिन अगर ये पूछा है कि कितने हो सकते हैं तो आपको 24 को सिर्फ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, जो हो जाएगा आपका 2 क्यूब इंटू 3। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 है तो 3 + 1 कर दो आप, इंटू 1 है 1 + 1 कर दो आप। तो यहाँ पर ये 4 इंटू 2 मतलब 8 तरीके हो सकते हैं। अब हम अपना आंसर वेरीफाई करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। तो आप 1 इंटू 24 लिख सकते हो, 2 इंटू 12 लिख सकते हो, 3 इंटू 8 लिख सकते हो, 4 इंटू 6 लिख सकते हो, 6 इंटू 4, और आप लिख सकते हो 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1। तो ये काउंट करोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके ही होते हैं। तो ये शॉर्टकट था आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, और ये आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है, ये ट्रिक जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन दिया गया है 3 इंटू 2 मैट्रिक्स है। 3 इंटू 3/2 की मैट्रिक्स है, मतलब 3 उसके अंदर रो है और 2 उसके अंदर कॉलम है। 2 कॉलम है और 3 रो हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? उसके एलिमेंट्स जो दिए गए हैं Aij दिया गया है 1/2 1 मॉडुलस i - 3j। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है आपको ये एक मैट्रिक्स बनानी है, और जिसका एलिमेंट कैसे पता चलेगा उसकी वैल्यू, जब आप i और j की वैल्यू पुट करने वाले हो। तो यहाँ पर 3 तो आपके पास रो हैं और 2 कॉलम है। मतलब ये है कि जो i की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, वो i की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो <= 3 होने वाली है। ठीक है, 3 2 1 हो सकती है, और j की वैल्यू यहाँ पर 2 या 1 हो सकती है। यहाँ पर सिर्फ i के लिए जो वैल्यू होने वाली है 1 2 3 हो सकती है, और j के लिए जो वैल्यू होने वाली है 1 और 2 हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 इंटू 2 मैट्रिक्स बनानी है। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स हो जाएगी, आप इसको यहाँ पर बना दीजिए। 3 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम्स। ऐसे आपके पास 3 रो होने वाली हैं और 2 कॉलम्स होने वाला है। ये C1 ये C2 आप एज्यूम कर सकते हो, R1 R2 R3। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करते हैं 1 - 3 की, तो ये -2 आता है, और मॉडुलस को 2/2 यहाँ पर आपके पास वैल्यू 1 आ जाती है। फिर हम यहाँ पर इसकी नेक्स्ट जाते हैं। ये कॉलम 1 का एलिमेंट था। कॉलम 2 के लिए वैल्यू हो जाएगी A12 आप कैलकुलेट कर सकते हो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहाँ पर i की वैल्यू 1 और यहाँ पर j की वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए, तो आपके पास
5/2। इस तरीके से आप सभी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं और आपके पास ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है, आपको इस मैट्रिक्स के लिए अगर मैं इसकी पोजीशन बताऊं, इसके लिए A11 फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट और ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट और ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट और यहाँ पर थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट। इस तरीके से आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, 3 वैल्यू 1 पुट करनी है। जब आप यहाँ पर 3 और 1 पुट करते हो तो आपके पास 0 वैल्यू आती है। इस तरीके से वैल्यूज आई हैं। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में और मैं आपको सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बताने वाला हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं। तो यहाँ पर आपको जो मैट्रिक्स होती है कितने टाइप की होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो टाइप होता है वो होता है रो मैट्रिक्स। तो एज द नेम सजेस्ट, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, सिर्फ इस तरह की मैट्रिक्स में आपके पास रो होने वाली है। रो से अलग कोई मैट्रिक्स नहीं होने, रो से अलग आपके पास कुछ नहीं होने वाला है। मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें रोज तो सिर्फ एक होती है लेकिन कॉलम कितने भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर फर्स्ट रो होना चाहिए और फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट रो है और सेकंड एलिमेंट, ये आपके पास कॉलम 1 और ये कॉलम 2, लेकिन रो सिर्फ एक ही रहने वाली है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं फर्स्ट रो और यहाँ पर थर्ड कॉलम, ऐसे होने वाली है और आपके पास कितने भी कॉलम हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ रो जो रहने वाली है वो एक ही रहने वाली है। इस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें सिर्फ रो होती है एक और कॉलम होते हैं, कितने भी कॉलम हो सकते हैं। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अब इससे दूसरी जो मैट्रिक्स होती है वो होती है कॉलम मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे होने वाला है? आप इसके एलिमेंट्स लिखते हो ए आई जे और यहाँ पर जो रो होने वाली है वो हमेशा 1, मतलब m की वैल्यू हमेशा 1 होने वाली है और कॉलम की वैल्यू कितनी भी हो सकती है। इस तरीके से हम बताते हैं कि ये रो मैट्रिक्स होती है। सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो होती है वो होती है कॉलम मैट्रिक्स। इसका भी जैसे नाम बता रहा है कॉलम, मतलब इसमें एक कॉलम होने वाली है और रो कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से बताता हूं। मान लीजिए आपकी कोई मैट्रिक्स बी है और यहाँ पर सिर्फ आपके पास एक कॉलम है, ये कॉलम 1 है C1, यहाँ पर और कोई कॉलम नहीं होने वाला है और यहाँ पर एलिमेंट इसका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट जो दिया गया है फर्स्ट रो फर्स्ट 1 A11 A21 A31, ऐसे ही कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ रो की वैल्यू चेंज हो जाएगी। R1 ये देखिए, R2 और R3 कितने भी रो हो सकते हैं, लेकिन जो होने वाला है आपके पास कॉलम वो सिर्फ एक होने वाला है। तो m की वैल्यू कितनी भी हो सकती है लेकिन कॉलम की वैल्यू सिर्फ 1 होने वाली है। इस तरीके से आप इसको डिफाइन करते हो कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को डिफाइन करने का दूसरा तरीका ये है, आप इसको बोल सकते हो एलिमेंट बी होने वाला है और Bij और यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन m क्रॉस 1 होने वाला है। ये आपके पास थी कॉलम मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स थी ये सिंपल मैट्रिक्स थी, इनका यूज कहीं पर बहुत कम होता है। लेकिन हमारी जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। इसका हम यूज करने वाले हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर का मतलब आप समझ में आ रहा होगा आपको। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स A है और जब उस मैट्रिक्स में ये यहाँ पर A11 A12 A13 और A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये एलिमेंट्स दिए गए हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जब आपके पास एलिमेंट्स Aij हों और आपके पास रो और कॉलम इक्वल होती हैं। जैसे आपको पता है स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल। ऐसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स में सभी जो रो और कॉलम होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो वो मतलब m क्रॉस m होना चाहिए या n क्रॉस n, वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें 3 रो और 3 कॉलम है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए Aij होना चाहिए, Aij और m क्रॉस m होना ही चाहिए। तो ये हम बोलते हैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आप निकाल सकते हो, अगर आपको बोला है किसी क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है, तो आपको समझ जाना चाहिए वो जो m या
2 बोला है तो वो 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है। आपको इतना पता होना चाहिए जब हम क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में हम एक बात देखते हैं, यहां पर स्क्वायर की जो डायगोनल होती है वो ऐसे ही यहां पर हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी डायगोनल होती है, जैसे A11, A22, A33 ये सभी जो एलिमेंट्स हैं ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। ये सभी एलिमेंट्स किसके हैं? डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल डायगोनल होती है इसके एलिमेंट्स A11, A22, A33, A44 अगर 4/4 है ANN तक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ये तो हो गया डायगोनल। अब यहाँ पर ये देखिए आप, ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है कुछ इस तरीके से, ये ट्राइंगल बन रहा है, कुछ ट्राइंगल बन रहा है इस तरीके से, ये ऊपर है किसके? डायगोनल के ऊपर, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगल, और अपर ट्राइंगल इसको बोलते हैं। और अपर ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो आई की वैल्यू होती है वो हमेशा छोटी होती है जे से। मतलब यहां पर आप देख सकते हो सभी रो की वैल्यू इस कॉलम की वैल्यू से कम होने वाली है। 1 वैल्यू 2 से कम है, 1 वैल्यू 3 से, और 2 वैल्यू 3 से कम। ऐसे ही हमारे पास एक नीचे ट्राइंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं लोअर ट्राइंगल। स्क्वायर मैट्रिक्स की सिर्फ ये प्रॉपर्टीज हैं, और यहां पर आई की वैल्यू बड़ी होती है जे से, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप होते हैं काफी। फर्स्ट टाइप मैं आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट टाइप जो होता है वो है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही। मतलब ये कंडीशन है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, A = इसके एलिमेंट्स AIJ हैं, और उसका जो ऑर्डर दिया गया है M×M है। ठीक है, ये किसके लिए बताया गया था? ये कंडीशन थी सिर्फ आपके स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। और यहां पर कंडीशन दूसरी क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए? मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स बनाई गई है, डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जब आपके पास एलिमेंट सिर्फ डायगोनल में होते हैं, सिर्फ डायगोनल में आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, उस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये जो स्टेटमेंट बता रही है, ये बता रही है आपके स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अगर यहां पर AIJ मतलब A हमारी जो मैट्रिक्स थी स्मॉल a एलिमेंट्स, उसके 0 होते हैं सभी AIJ जब आपका I ≠ 0 होता है। जब आपका I की वैल्यू J के इक्वल नहीं होती है तो AIJ की वैल्यू 0 होती है। तो डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ने के बाद सभी वैल्यूज यहां पर क्या होती हैं? 0। आप देख सकते हैं यहां पर इसकी वैल्यू A11 है, A22 और A33। I और J की वैल्यू यहां पर इक्वल है, इनकी वैल्यू को छोड़ दो अगर आप, तो सभी वैल्यूज क्या होती हैं? 0। इस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो होती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी किसका टाइप है? स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। मतलब फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए कि यहां पर AIJ और M×M होना ही चाहिए आपके पास। तो अगर आप मैट्रिक्स देखते हो इस तरीके से, स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलती है? स्केलर मैट्रिक्स ये बोलती है कि आपके पास जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो सभी डायगोनल में तो हो, लेकिन वो सभी एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। वो सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, उस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जब आपके AIJ 0 होते हैं। कब? जब I की वैल्यू J के इक्वल नहीं है, और AIJ की वैल्यू K होती है जब I की वैल्यू J है। इस स्टेटमेंट का मतलब समझा देता हूं। मतलब AIJ मतलब 0 कब होने वाले हैं? जब I की वैल्यू 0 J के इक्वल नहीं होती है। ठीक है, और जब I की वैल्यू J है तो वो K मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है वो 2 है, 3 है, 4, 5, 6 कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब अगर K की वैल्यू 1 हो जाती है, अगर आपके पास K की वैल्यू 1 हो जाती है तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स आती है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिर्फ ये ही है। यहां पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो होती है बिल्कुल, यहां पर सिर्फ कंडीशन क्या है? अगर K की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। मतलब सारे डायगोनल में जो एलिमेंट हैं वो सभी अगर 1 होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। 2/2, 4/4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन क्या है कि AIJ की वैल्यू होती है 0 जब I
जे के इक्वल नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या दी गई है कि ए आई जे की वैल्यू होती है 1 जब आई की वैल्यू दी जा रही है आपको जे के इक्वल, मतलब सभी डायगोनल के एलिमेंट्स यहां पर 1 दिए जा रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन ये थी, डायगोनल मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज होती है और स्केलर मैट्रिक्स में कुछ भी कांस्टेंट हो सकती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ वैल्यू 1 होनी ही चाहिए। ठीक है, ये आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, जिसको हम बोलते हैं जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो या नल मैट्रिक्स, जैसे कि नाम बता रहा है कि जीरो या नल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, उसको हम बोलते हैं जीरो या नल मैट्रिक्स। इस तरीके से ये सभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं आपको इक्वेशन बेस्ड पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। कब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं। अब आप एज्यूम कर लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और यहां पर ए आई जे एलिमेंट है उसके, और दूसरे मैट्रिक्स बी है, इसके एलिमेंट दिए गए हैं बी आई जे। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होने वाली हैं। ए एंड बी विल बी इक्वल ओनली, ये सिर्फ एक कंडीशन पर इक्वल होने वाली हैं, इफ दे हैव सेम ऑर्डर। अगर इनका ऑर्डर सेम होने वाला है, ऑर्डर मैंने आपको बताया था m into n, अगर सेम होने वाला है तभी ये मैट्रिक्स इक्वल होने वाली है। मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स A इस तरीके से दी गई है 1 2 3 4, और ये जो दूसरी मैट्रिक्स है ये आपके पास इस तरीके से दी गई है 1 2 3 4 5 6। अगर आप इसके लिए बारे में बात करते हो तो यहाँ पर 2 रो है और यहाँ पर 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर होगा 2 into 2, और यहाँ पर 2 into 3 इसका ऑर्डर है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होने वाली हैं। इक्वल होने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पर होना चाहिए इक्वल। एज्यूम कर लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से दी गई है और दूसरी मैट्रिक्स दी गई है आपको A B C D E F इस तरीके से दी गई है। आप चेक करते हो यहाँ पर इसका ऑर्डर 2 into 3 और इसका ऑर्डर भी 2 into 3 दिया गया है, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स इक्वल हो सकती हैं। आप बोल सकते हो वैल्यूज कौन सी इक्वल होने वाली हैं, जिनकी पोजीशन सेम होती है। यहाँ पर इस एलिमेंट के लिए पोजीशन A11 है और इस एलिमेंट के लिए पोजीशन भी A11 है, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल होने वाली हैं। A इक्वल्स टू 1 होने वाला है, इसके लिए पोजीशन आपको पता है A12 है फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, और इसके लिए फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट है, तो B इक्वल्स 2 होने वाला है। ऐसे ही C इक्वल्स टू 3, D इक्वल्स टू 4, E इक्वल्स टू 5 और F इक्वल्स टू 6 होने वाला है। ऐसे ही हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके से आप वीडियो को देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।